नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका बिज़नेस के खास शो फ़ायदे के फंड में और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर तन्वी सिन्हा। एक बार फिर से हम आप सभी के बीच हाजिर हैं एक नए एपिसोड के साथ जहां हम अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे और जानेंगे म्यूचुअल फंड से जुड़ी तमाम अहम जानकारियां। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं पंकज मठपाल जी, आप फाउंडर एंड सीईओ हैं ऑप्टिमा मनी मैनेजर के। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है बिज़नेस पर। थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया बिज़नेस को समय देने के लिए। और सर, ये शो हमारा खास बेस्ड है म्यूचुअल फंड पर, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनको म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी दे सकें, बाजार में क्या कुछ चल रहा है और बाजार में इन्वेस्ट करने के लिए जो एक सेफ ऑप्शन मानते हैं हम म्यूचुअल फंड को, तो उसके बारे में अपने जो व्यूअर्स हैं उनकी लर्निंग है, उनकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर कर सके। सबसे पहला इसको लेकर मेरा सवाल आपसे यही होगा कि सर, हम देख रहे हैं कि इंडियन मार्केट्स पिछले कुछ समय से रिकॉर्ड हाई बना रहा है और ऐसे में आप शेयर मार्केट के वैल्यूएशन को कैसे देखते हैं? डॉक्टर तानवी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आपने बुलाया मुझे, शुक्रिया आपका। देखिए, वैल्यूएशन की बात करें तो डेफिनेटली स्पेशली मिड कैप में, स्मॉल कैप में वैल्यूएशन थोड़ी-सी एक्सपेंसिव हैं। लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बात करें, तो ऐसे में म्यूचुअल फंड में निवेश करना फ़ायदेमंद ही रहेगा, क्योंकि इक्विटी मार्केट में तेज़ी बनी हुई है और आगे भी ये तेज़ी बरकरार रहेगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। और यदि हम लार्ज कैप की बात करें, तो लार्ज कैप में अभी भी वैल्यूएशंस ठीक हैं। और यदि इन्वेस्टर्स को फिर भी ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा मार्केट एक्सपेंसिव है, तो हमारे पास हमेशा एसआईपी, एसटीपी की चॉइस होती ही है। आप स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्ट करना अपना जारी रखें। जी। सर, जैसा कि आप बता रहे थे कि अभी हाल में हमने देखा था कि जो स्मॉल कैप फंड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा लोग उसे पसंद कर रहे थे, उसमें इन्वेस्ट भी कर रहे थे। लेकिन उसके बाद हाल में जब सेबी की तरफ से ये कहा गया कि जो स्मॉल कैप फंड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड हैं। उसके बाद हमने सुना कि बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं, उन्होंने लमसम जो इन्वेस्टमेंट है वो अपना ब्लॉक कर दिया है स्मॉल कैप फंड्स में, और उन्होंने उसे एसआईपी रूट के ज़रिए इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन किया है। इस पर आपका क्या राय होगी और आप क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? देखिए, इन्वेस्टर्स क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस देखकर अक्सर इन्वेस्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हुँ, होता है कि जिन स्कीम्स ने अच्छा परफॉर्म किया होता है, उन्हीं में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमने देखा कि स्मॉल कैप की परफॉर्मेंस लार्ज कैप के मुकाबले, मिड कैप के मुकाबले पिछले 1 साल में बेहतर रही। और इसको देखते हुए अ, अधिक से अधिक इन्वेस्टर्स स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। और जैसा आपने भी कहा कि वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव हैं, तो ये थोड़ा-सा रिस्की हो सकता है इन्वेस्टर्स के लिए। इस हुँ, बात को ध्यान में रखते हुए सेबी ने ये डिसाइड किया कि फंड हाउसेस को कहा कि आप इन्वेस्टमेंट को रेस्ट्रिक्ट कीजिए, यानी कि लमसम में इन्वेस्टमेंट लेने की बजाय आप एसआईपी में लें और एसआईपी में भी एक लिमिट कर दें कि जिससे कि जी। पैसा थोड़ा कम आए और ये जो रिस्क है वो कंट्रोल्ड रहे। तो ये डिसीजन डेफिनिटली अच्छा है। और इसको फॉलो करते हुए कुछ फंड हाउसेस ने एसआईपी को जारी रखा या एसआईपी के अमाउंट को भी लिमिट कर दिया, लमसम को बंद कर दिया। लेकिन मैं बताऊँगा आपको कि कुछ हुँ, फंड हाउसेस ने पहले से ही, जैसे कि हम बात करें एसबीआई, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड या टाटा म्यूचुअल फंड, इन्होंने पहले से ही अ, लमसम अमाउंट को रोका हुआ था और एसआईपी के ज़रिए ही लिमिटेड अमाउंट ये एक्सेप्ट कर रहे थे। तो हुँ। ये इन्वेस्टर्स के हित में है इस तरह से। और इन्वेस्टर्स को भी सोचना चाहिए कि पास्ट परफॉर्मेंस देखते हुए आप ऐसा ना करें कि सिर्फ स्मॉल कैप में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आपको लार्ज, मिड, स्मॉल कैप सभी तरह के मार्केट कैप्स में अपने गोल्स, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। जी, जैसा कि सर आप बता भी रहे हैं कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफ़ाई करना चाहिए और वो एक बेहतर स्ट्रैटेजी हो सकती है, आपको अच्छा रिटर्न मिल सके उसके लिए। और हमारे व्यूअर्स भी लगातार ये समझने की कोशिश करते रहते हैं कि एक बैलेंस पोर्टफोलियो को कैसे तैयार किया जा सकता है। सर, आपसे समझना चाहेंगे, अगर लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव लेकर चलते हैं, तो बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो तैयार करने के लिए किन-किन तरह के जो फंड्स हैं, उनको ऐड करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में? तो तानवी, ऐसा है कि फर्स्ट थिंग, लॉन्ग टर्म की डेफिनिशन क्या है, इन्वेस्टर्स के मन में वो समझना ज़रूरी है। कई जी। बार क्योंकि हम जब बात करते हैं टैक्स एंगल से, तो इक्विटी में 1 साल का होल्डिंग पीरियड लॉन्ग हो जाता है। लेकिन यदि हम फाइनेंशियल गोल्स की बात करें, तो यहाँ पर ये समझना चाहिए कि कम से हुँ, कम 5 साल का नज़रिया हो, तभी आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करें। शॉर्ट टर्म में करना है तो आपके पास बेटर चॉइस है। आपको हुँ, यदि
3 से 5 साल भी करना है तो आपके पास हाइब्रिड फंड्स की चॉइस है। और लॉन्ग टर्म की बात करें 5 साल या उससे अधिक की भी, तो फिर यदि आप 5 से 10 साल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर थोड़े अलग तरह के फंड्स होंगे, लेकिन 10 साल से अधिक कर रहे हैं तो आप वहाँ पर थोड़े से और अग्रेसिव फंड्स ऐड कर सकते हैं। तो आप बात करते हैं जो सवाल आपने पूछा, हुँ, अगर इक्विटी में कर रहे हैं तो ये बात तो तय है कि आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। दूसरी जी। बात ये भी है कि आपका रिस्क एपेटाइट, आपका हुँ, ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये चीज़ें भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो यदि आप अपने रिटायरमेंट के लिए या बच्चों की एजुकेशन, उनकी मैरिज, इस तरह के फाइनेंशियल गोल्स हैं जहाँ पर आपके पास 10-15 साल का टाइम है, उससे भी अधिक समय है, तब आपको डाइवर्सिफाइड फंड्स यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इस तरह के फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। और ऐसे में भी देखिए, अगर आप इंडिविजुअली लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मिड कैप फंड में कर रहे हैं, स्मॉल कैप फंड में कर रहे हैं, तब आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है। उसके अलावा इंटरनेशनल फंड्स, तो हम इंटरनेशनल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस तरह के म्यूचुअल फंड भी होते हैं, उनमें भी हुँ, निवेश करें। लेकिन एक बात और कहूँगा कि इसके अलावा कई बार ऐसा हो सकता है कि फ्लेक्सी कैप फंड है या मल्टी कैप फंड है, तो यदि आप छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि सभी तरह के मार्केट कैप का आपका इन्वेस्टमेंट है, तो मल्टी कैप फंड आपको चॉइस देता है कि आपका इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के मार्केट कैप में रहेगा। उसके अलावा जी। फ्लेक्सी कैप की चॉइस होती है जहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी होती है फंड मैनेजर के पास कि समय-समय पर आपका निवेश लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में रह सकता है। तो इस हुँ, तरह से आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करें। जी। आपने ज़िक्र किया मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप फंड का। सर इन दोनों फंड्स के डिफरेंस को भी हम आपके ज़रिए अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए जब हम हुँ, इक्विटी फंड्स में निवेश करते हैं तो मकसद यही होता है कि हमारा निवेश जो है वो इक्विटी मार्केट में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के मार्केट सेगमेंट में रहे। अब जी। एक तो ये है कि अलग-अलग तरह से आप कर ही सकते हैं, सब तरह के फंड हुँ, है आपके पास। बट यदि आप ऐसा समझते हैं कि एक ही फंड लेना है, बट आपका निवेश सब जगह पर हो, तो मल्टी कैप में क्या होता है कि मिनिमम हुँ, 25% यानी कि जो स्कीम का टोटल एसेट होगा, उसका जी। मिनिमम 25% लार्ज कैप में होगा, मिनिमम 25% मिड कैप में और मिनिमम हुँ, 25% स्मॉल कैप में होना ज़रूरी है। यानी कि किसी भी वक़्त पर आपको तीनों मार्केट सेगमेंट में कम से कम 25% ईच एलोकेशन मिलेगा हुँ, ही, बाकी का जी। 25% वो फंड मैनेजर अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। अगर बात करें फ्लेक्सी कैप की, तो फ्लेक्सी कैप में सेबी की तरफ से ये मैंडेट है कि हुँ, टोटल एसेट का मिनिमम 65% एलोकेशन जो होना है, वो इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में होना है। पर हुँ, कितना लार्ज कैप में होगा, कितना मिड कैप में होगा, कितना स्मॉल कैप में होगा, ये फंड मैनेजर खुद डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन एक बात जी। कहूँगा, अगर इस वक़्त पर आप देखें फंड्स के पोर्टफोलियोज़ को फ्लेक्सी कैप के, हुँ, तो मेजर एलोकेशन जो है वो लार्ज कैप में है, थोड़ा मिड कैप में होगा, स्मॉल कैप में काफ़ी कम है, मोस्ट ऑफ सभी स्कीम्स का। तो इसके लिए अंतर ये है कि यदि आप ये चाहते हैं कि हर वक़्त पर आपका निवेश तीनों मार्केट कैप में हो, तो मल्टी कैप आपके लिए बेटर होगा। अगर ये चाहते हैं कि फंड मैनेजर्स के पास फ्लेक्सिबिलिटी है, वो डिसाइड करेंगे क्या सही है, कहाँ पर अधिक होना हुँ, है, तो फ्लेक्सी कैप आपके पास एक चॉइस है। और ऐसा भी कर सकते हैं निवेशक, अपने पोर्टफोलियो दोनों को शामिल कर सकते हैं, ताकि आपको अ, हर तरह के मार्केट कैप में तो आपका एलोकेशन रहे ही, और समय-समय पर जिस तरह की सिचुएशन हो उस हिसाब से एलोकेशन कम या ज़्यादा हो सके, तो दोनों फंड्स को भी पोर्टफोलियो में रखा जा सकता जी। सर जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो 2 कांसेप्ट सबसे ज़्यादा इसका ज़िक्र किया जाता है। एक तो है कि आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है और आपका फाइनेंशियल गोल क्या है? सर इस दोनों विषय को ध्यान में रखते हुए अगर एक सवाल मैं पूछना चाहूँ, क्योंकि हम देखते हैं कि हम सभी अपने घर का जो सपना देखते हैं, उसे पूरा करने के लिए हमें होम लोन लेने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमने 50 लाख का कोई होम लोन लिया है, जिसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को हमें रीपे करने में क्या म्यूचुअल फंड मदद कर सकता है? है। बिल्कुल मदद कर सकता है। देखिए, हुँ, आपको जैसा आपने कहा कि 20 साल का मान लीजिए लोन लिया हुआ है और आपको 10 साल में पूरा करना है। सिंपल सी हुँ, कैलकुलेशन है, यदि आप लोन का शेड्यूल देखेंगे, तो आपको मालूम चलता है कि 10 साल के बाद में कितनी आउटस्टैंडिंग रहेगी। यानी कि गिवन इंटरेस्ट रेट पर, क्योंकि इंटरेस्ट रेट फ्लोटिंग होते हैं तो बदल सकते हैं, पर आज की तारीख में जो इंटरेस्ट रेट आपको ऑफर किया गया है, उसके बेसिस पर आपको आपके बैंक से पता चल जाता है कि किस वक़्त पर यदि आप अपनी ईएमआई भरते रहेंगे, तो कितनी आउटस्टैंडिंग रहेगी। तो आप सिंपल पूछ लीजिए, आपको पता चलेगा कि 10 साल के बाद में कितनी आउटस्टैंडिंग बढ़ने वाली है। इसका मतलब तय हो गया
कि 10 साल के बाद कितना गोल है आपका, हुँ, कितना पैसा आपको लगेगा। और उस हिसाब से आप कैलकुलेट करके एक 12% के सीएजीआर पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म में 12-13% की उम्मीद तो की ही जा सकती है। तो 12% के सीएजीआर पर आप कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना आपको हर महीना निवेश करना होगा, आप आसानी से इसे अचीव कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैं बताता हूँ आपको, बहुत सारे ऐसे भी फॉर्मूला हैं कि आप जी, सिंपली अपने होम लोन को जल्दी खत्म कर सकते हैं। एक तो ये है कि जो भी आपकी ईएमआई है, आप हर साल अगर आपको 12 ईएमआई पे करनी है, आप 1 ईएमआई और पे कीजिए। साल के हुँ, अंत में इक्विवेलेंट टू 1 ईएमआई आप उतना लमसम पेमेंट कर दीजिए और आपका लोन जल्दी खत्म हो जाएगा, आधे टाइम में, नहीं 20 साल का है तो 10 साल में वो खत्म हो सकता है। तो इस तरह से भी आप स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन इंटरेस्ट रेट, लेकिन जल्दी खत्म हो सकता है। दूसरी बात ये है कि आप यदि ये चाहते हैं कि जो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं वो आपका कम से कम रिकवर हो जाए, तो जितनी की ईएमआई है, आप जो ईएमआई पे कर रहे हैं, उसका हुँ, 10% अमाउंट ले लीजिए। 20,000 की ईएमआई है तो 2,000 की एक एसआईपी कर लीजिए हर महीने की। तो आपका लोन जल्दी खत्म तो नहीं होगा, मान लीजिए यदि आप एसआईपी कंटिन्यू करते हैं, लेकिन टोटल इंटरेस्ट जो पे करेंगे 20 साल में आप, उम्मीद है कि पूरा-पूरा रिकवर कर लेंगे इस इन्वेस्टमेंट से। तो इस तरह जी। से भी आप कर सकते हैं। और उसके अलावा हर साल आप अपनी हुँ। ईएमआई को 10% से बढ़ाते रहिए, आपकी इनकम बढ़ेगी। आप ईएमआई फिक्स मत रखिए, हर साल 10% से बढ़ाते रहिए, तो भी आपका 20 साल का लोन 10-12 साल में पूरा हो सकता है। जी। सर ये तो बहुत अच्छा आइडिया आपने बताया कि किस तरीके से होम लोन को जल्द रीपे करने में म्यूचुअल फंड मददगार साबित हो सकता है। साथ ही आपने ये भी एक बहुत बड़ा कांसेप्ट है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को लेकर कि हमें अपने जो म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट है उसको स्टेप अप हमेशा करते रहना चाहिए क्योंकि जब भी हम लंबी अवधि की बात करते हैं तो आप सेम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, आपकी सैलरी बढ़ेगी तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को भी थोड़ा-थोड़ा हर साल अगर बढ़ाएँगे तो आपका जो कंपाउंडिंग का जो आपको फ़ायदा है वो और ज़्यादा मिलने वाला है। सर एक मेरा सवाल ये होगा कि अगर मैं पर्सपेक्टिव लेती हूँ 10 से 15 साल का और अगर मैं इस पर्सपेक्टिव के साथ एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो अपना तैयार करना चाहती हूँ, तो किन-किन चीज़ों को इसमें ऐड करना चाहिए? देखिए, यहाँ पर हालाँकि समय तो लंबा है, लेकिन रिस्क एपेटाइट को समझना ज़रूरी है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा जी हूँ सर, कि एक कई बार एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं अगर 30 साल का कोई व्यक्ति है, सर 30 साल के व्यक्ति और 10 से 15 साल के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट को लेकर अगर एक एग्ज़ाम्पल आप दीजिए। और दानवी मैं फिर भी कहूँगा कि हुँ, एज से भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हुँ, अलग-अलग रिस्क एपेटाइट होता है। कुछ लोगों को बहुत चिंता हुँ, होती है मार्केट की गिरावट में। हो सकता है 30 हुँ, ईयर्स ओल्ड पर्सन हो, लेकिन अगर मैं बात करूँ मेरी खुद की, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरी 50 ईयर्स की एज है, लेकिन मार्केट में कितनी भी गिरावट आए, क्योंकि मैं मैच्योर हूँ, मैं समझता हूँ इस बात को कि गिरावट आएगी तो उसके बाद में दोबारा से मार्केट ऊपर भी जाएगा। तो इसके लिए हुँ, कई बार ऐसा होता है कि निवेशक कहते वक़्त तो कहते हैं कि हम रिस्क ले सकते हैं, पर मार्केट में गिरावट आती है तो एग्ज़िट कर जाते हैं। तो इसके लिए समझना ज़रूरी है कि यदि आप मार्केट को समझते हैं और आप सच में गिरावट में टिके रहेंगे, तो फिर ऐसे में मैं आपको कह सकता हूँ कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको करीब 60% अपना हुँ, इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में करना चाहिए। आप 30% का जो इन्वेस्टमेंट है वो मिड कैप में कर सकते हैं और 10% एलोकेशन आपका स्मॉल कैप में होना चाहिए। तो ये ऐज वाली बात बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक रिस्क एपेटाइट होता है, वो बिहेवियर हो सकता है, वो घर की हुँ, परिस्थितियाँ हो सकती हैं कि किस हिसाब से आप रिस्क ले सकते हो। हो सकता है रिटायर्ड पर्सन कई-कई बार बहुत रिस्क ले सकते हैं, उनको इतनी चिंता नहीं होती, सब कुछ सेटल्ड होता है। कई बार एक 30 साल के व्यक्ति के घर में बहन की शादी होनी अभी बाकी है, बच्चों का खर्च हो सकता है, एक ही व्यक्ति कमाने वाला हो सकता है, तो इन बातों को भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसा मैंने कहा कि आप 60% एलोकेशन लार्ज कैप में, 30 मिड कैप में, 10% स्मॉल कैप में रखकर अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। जी। सर अभी हाल में मैं कुछ स्टोरीज़ पढ़ रही थी तो उस दौरान एक टर्म आया चाइल्ड म्यूचुअल फंड सर अगर इसके बारे में थोड़ा-सा हमारे व्यूअर्स को आप गाइड कर दें? आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं? कौन-सा म्यूचुअल कहा आपने? सर चाइल्ड म्यूचुअल फंड। चाइल्ड म्यूचुअल फंड से क्या होता है जी। अल्टीमेटली, हुँ, एक गोल से उसको लिंक करने के लिए कुछ फंड्स जिन्हें हम कहते हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स। तो हुँ, इसमें चाइल्ड्स बेनिफिट फंड्स और रिटायरमेंट फंड्स, इस तरह के फंड्स जी। होते हैं। हुँ, हुँ, अल्टीमेटली जो फंड्स होते हैं ये भी डिपेंड करता है। कुछ फंड्स तो आपके फ्लेक्सी कैप की तरह फंड्स हैं जो कि डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स हैं, और जो पैसा हुँ, है वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के मार्केट कैप में इन्वेस्ट हो सकता है। कुछ फंड्स ऐसे हैं जहां पर आपके पास जहां जो जो कि हाइब्रिड फंड्स हैं, जहां पर कुछ पैसा डेट में इन्वेस्ट होता है और कुछ इक्विटी में होता है।
तो सभी के सभी चाइल्ड बेनिफिट्स फंड्स एक जैसे नहीं होते हैं। और जी। अगर हम बात करें इवन एक ही कंपनी की, आप यूटीआई चिल्ड्रन बेनिफिट फंड की भी बात करेंगे, तो उनके पास चॉइस है, आपको इन्वेस्टमेंट प्लान लेना है कि सेविंग हुँ। प्लान लेना है। ऐसे ही एचडीएफसी में भी चॉइस है। तो अल्टीमेटली इस तरह की स्कीम का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप अपने गोल के हिसाब से इनमें इन्वेस्ट करते हैं, और जब आप गोल से लिंक करते हैं, आपको पता है कि ये स्कीम जो है आपके बच्चों के भविष्य के लिए है, तो अक्सर आप इन्हें रिडीम नहीं करते। बाकी कोई अंतर नहीं है, स्कीम ऐसी ही है जिस तरह से बाकी डाइवर्सिफाइड फंड्स होते हैं या हाइब्रिड फंड्स होते हैं, उसी तरह की स्कीम होती है। सिर्फ क्योंकि इनके नाम में चिल्ड्रन वर्ड लगा हुआ है, तो कहीं न कहीं हुँ। इमोशन अटैच होता है और आप लॉन्ग टर्म तक इन स्कीम में बने रहते हैं। सर, म्यूचुअल फंड का एक वर्टिकल थीमैटिक म्यूचुअल फंड भी है। हालाँकि शुरुआती जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको शायद आप रिकमेंड नहीं करेंगे क्योंकि इसके लिए थोड़ी-सी और उनको बेहतर अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी होती है। लेकिन अगर हम बात करें थीमैटिक म्यूचुअल फंड, तो ऐसे में किन थीम्स को आप आने वाले समय में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं क्योंकि उनमें इन्वेस्ट करना फिर अच्छा होगा? देखिए, थीमेटिक फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए हैं जिन्हें मार्केट की समझ है, तो समझते हुँ। हैं कि कौन सी पर्टिकुलर थीम आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म कर सकती है। और इसमें कई बातें होती हैं, ये कुछ मैक्रोज हो सकते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो सकती हैं। तो जी। सिचुएशन के अकॉर्डिंग जब आप समझते हैं कि इस तरह की थीम, मान लीजिए कंजम्पशन थीम है, डिफेंस थीम है, एसयू थीम है, एनर्जी थीम है, तो किस वक्त पर कौन सी थीम अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। अब बात जहां तक ये है कि किसको इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे मैंने कहा कि हुँ। अगर आप शुरुआती दौर में हैं तो डाइवर्सिफाइड फंड्स आपके लिए बेहतर रहेंगे। लेकिन अगर आप समझते हैं कि इसी सिचुएशन का फायदा आप उठा सकते हैं, जैसे इलेक्शन का टाइम है, आप इलेक्शन के हिसाब से समझते हैं कि कौन सी थीम अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। इलेक्शन के बाद बजट आएगा, उसके बाद में यूएस में के भी इलेक्शन इस साल में ड्यू हैं। हुँ। तो अगर आपको लगता है कि इन सिचुएशन के हिसाब से कुछ थीम अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं, जो कि ब्रॉडर मार्केट के मुकाबले बेहतर रिटर्न्स आपको दिलवा सकती हैं, तो आप थोड़ा पैसा उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर ध्यान रहे, आपके जो लॉन्ग टर्म गोल हैं, उनके लिए जो निवेश किया है उसको आप डिस्टर्ब ना करें, उसमें चेंजेस ना करें। बट थोड़ा पैसा आपने साइड में जो रखा हुआ है, जिसको हम सैटेलाइट पोर्टफोलियो कह सकते हैं, उस पैसे से आप थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और थीमेटिक फंड्स में एंट्री और एग्जिट दोनों का समझना बहुत जरूरी है। और जहां तक सवाल है कौन सी थीम, तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट का जो फोकस है वो इंफ्रा पर काफी है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर थीम जो है ये अच्छी है। मेक इन इंडिया आप देख रहे हैं कि इस पर फोकस है, तो मैन्युफैक्चरिंग थीम जो है ये अच्छी थीम हो सकती है। डिफेंस एंड पीएसयू थीम, हमने देखा कि इनका प्रदर्शन पहले भी अच्छा रहा है काफी, और ये थीम जी। आगे भी चल सकती हैं, ये हैं। इसके अलावा एनर्जी, ये एक अच्छी थीम देखी जा रही है, ये थीम भी अच्छी हो सकती है। लेकिन अगेन, क्योंकि ऑलरेडी ये थीम काफी अच्छा परफॉर्म कर चुकी हैं, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको इनको मॉनिटर करना होगा, और जब ये थीम पे आउट हो जाएं तो आपको इनसे एग्जिट भी करना होगा। थीम कुछ समय के लिए होती हैं, और समय समय पर उनमें बदलाव करना भी जरूरी होता है। जी। सर, अंत में हम आपसे कुछ ऐसे टॉपिक्स पर बात करना चाहेंगे जो म्यूचुअल फंड में जो निवेश कर रहे हैं उनके लिए जानना ज़रूरी है। किन बातों का उन्हें ख़्याल रखना चाहिए और क्या कुछ सावधानियाँ बरतनी चाहिए? देखिए, एक तो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखकर, यानी कि पास्ट हुँ। परफॉर्मेंस देखकर आप इन्वेस्ट ना करें। आप हमेशा देखें कि जहां आप निवेश कर रहे हैं, पहली बात क्या वो स्कीम सही है, दूसरी बात क्या वो आपके लिए सूटेबल है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हुँ। स्कीम अच्छी हो सकती है, बट हो सकता है आपके लिए सूटेबल ना हो। दूसरी बात, बिना गोल सेट किए हुए आप इन्वेस्ट ना करें, पहले अपने गोल तय कर लें, और फिर गोल के हिसाब से, उसकी अवधि के हिसाब से आप सूटेबल फंड्स का चुनाव करें। अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन जरूर रखें। ऐसा नहीं है कि स्मॉल कैप आउट परफॉर्म कर रहा है या पीएसयू थीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो आप पूरा पैसा वहाँ पर इन्वेस्ट करें। डाइवर्सिफिकेशन हुँ। बहुत ही ज़रूरी होता है, इस बात का ख़्याल रखा जाए। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, स्कीम्स का चुनाव करने से पहले आपको मेनली 3 फैक्टर्स, अपना रिस्क एपेटाइट, इन्वेस्टमेंट होराइज़न और ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट, किस चीज़ के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि घूमने जा रहे हैं तो शायद रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन आपको अगर बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा रखना है और एक पर्टिकुलर टाइम पर आपको पैसा चाहिए, तो वहाँ पर रिस्क है, थोड़ा-सा आपको मॉडरेट देना होगा। तो ये 3 हुँ। फैक्टर्स का आप ज़रूर ख्याल रखें।
जी, साथ ही हम अपने व्यूअर्स को हमेशा जब भी इस तरह की जानकारी देते हैं तो ये भी बताते हैं कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई पूरी जानकारी नहीं है तो आप किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की भी मदद ले सकते हैं। वो आपको बेहतर तरीके से समझा सकेंगे, बता सकेंगे कि आपको किस ओर अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में आगे बढ़ना है। सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे व्यूअर्स को म्यूचुअल फंड की ओर बारे में जानकारी दी। आपको बहुत-बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम अपने अगले एपिसोड में आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करेंगे। और ऐसे ही बिजनेस जगत की ताज़ा तरीन खबरों से आप अपडेटेड रहने के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें बिज़ तक।